नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आइए जानते हैं भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप धारण किए गए हैं। ठीक है, जो भारत का संविधान सामाजिक आर्थिक रूप से राजनीतिक परिस्थितियों को अनुरूप स्वीकार किया गया है। भले ही संविधान के अनेक विभिन्न देशों से लिया गया हो, ठीक है, फिर भी क्या यह सभी देशों के समान नहीं है। यह कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन किया है। जो भी देश से कुछ न कुछ लिया है, मतलब सब भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि हमने 60 देशों का संविधान का अनुमोदन किया है। अनुमोदन मतलब कि उनके पढ़ा है और जांचा है, वहाँ से लिया है, कुछ न कुछ पार्ट को लिया है, तो उसको भारत में जब संविधान में लागू मतलब मिलाया गया तो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करते हुए लाया गया है। इसलिए बताया गया जो विभिन्न देश से क्या चीज़ जो संविधान लिया गया है उसी देश के समान नहीं है, वो सभी देशों से भिन्न है। ठीक है, तो अन्य देशों से भिन्न पहचान देते हैं। ठीक है, और इसमें प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं आइए देखते हैं। ये हमारा पहला है, ये पहला है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, जो मूल 1949 में संविधान में एक प्रस्ताव और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। टोटल कितने थे भाग, कितने थे? 22 भाग, 22 पार्ट, जबकि 395 आर्टिकल और 8 क्या थी? शेड्यूल थी। 8 क्या थी? 8 शेड्यूल थी, शेड्यूल थी। ठीक है, 8 शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल। वर्तमान में जो हमारी अनुच्छेद है वो 470 हो गई है। अब प्रेजेंट, यह तो हमारा जो था पास्ट में, मतलब जो पास्ट में था, लेकिन अब जो है फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। फ्यूचर में, ये हमारा फ्यूचर में है, बता दे रहा हूँ। फ्यूचर में हमारे कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल है। फ्यूचर में बता दे रहा हूँ मुझे, ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर में है। 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल और 25 भाग, 25 भाग है इस समय। ठीक है, और 470 कितनी भाग है, कितने आर्टिकल है? 470 आर्टिकल है प्रेजेंट में। ठीक है, आप लोग भूलिएगा मत। 12 शेड्यूल, 25 भाग और 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिसे अनुसूचियां कहते हैं, शेड्यूल को अनुसूची कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये मोटा तौर पे मालूम हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग को हटा दिया गया है। 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया है। ठीक है, करीब इसमें 95 अनुच्छेद और 4 भाग थे। ठीक है, 4 भाग थे, उनको हटा दिया गया है, जिसमें 4 अनुसूचियां जोड़े गए हैं और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अच्छा, मतलब ये सुनो, बताया गया है
किसमें करीब 20 अनुच्छेद हटा दिए गए हैं और करीब 95 अनुच्छेद और 4 भाग, 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11 को और 12 को जोड़ा गया है। ठीक है। भाग 4 में 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क ये सब जो भाग थे इसमें जोड़े गए हैं। 14 क, 9 क, ठीक है, 9 ख ये सब क्या जुड़े, भाग में जोड़े गए हैं। 14 क में, भाग 14 में, भाग 14 क में, ठीक है। भाग 4 क जोड़ा गया है, भाग 9 क जोड़ा गया है, 9 ख जोड़ा गया है, 9 14 क जोड़ा गया है। ये सब भाग में है और करीब 95 अनुच्छेद थे जो जोड़े गए हैं। ठीक है। और 4 अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां 9, अनुसूचियां 10, 11, 12 अनुसूचियां जो है 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? और करीब अब तक 2022 तक, 2023 तक, 2023 तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है। 105 बार संशोधन किया जा चुका है। आइए आगे देखते हैं। और उसके संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो संविधान का स्रोत था, ठीक है, जो संविधान का स्रोत था वो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो था वो हमारे आर्टिकल मतलब अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। आप लोग 1935 का पढ़े हैं, बताए भी हैं, पिछली वाले वीडियो में जाकर आप देख लीजिए 1935 में क्या क्या संघीय जो संघीय व्यवस्थाएं सब थी, केंद्र राज्य सरकार बढ़ गई थी, सिविल सेवाएं, कुछ प्रशासनिक कार्य, सब राजनीतिक कार्य, सबको बांट दिया गया था। ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया। वहाँ एक प्रकार का संविधान बना दिया गया था, उसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल अधिनियम 1935 के। ठीक है। अमेंडमेंट 1935 को। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार जो थे वो अमेरिका और कनाडा से लिए गए थे। ठीक है। जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया था। आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है। और भारत का राजनीतिक जो भाग था, राजनीतिक भाग जैसे कैबिनेट सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सांसदीय, ये सब क्या थे? ये सब राजनीतिक भाग हैं जो अधिकांश ब्रिटेन के संविधान से ले लिया गया है, सीधी सीधी। ठीक है। कुछ बदलाव उसमें तो किए गए हैं कुछ पद को लेकर, लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे वो ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। और कुछ ऐसे प्रावधान थे जो हमारे संसदीय कार्यप्रणाली, कुछ ऐसे जो द्विसदनीय व्यवस्थाएं थी, कुछ ब्रिटेन से, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ से सब ली गई थी। ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा हमारा बता रहा है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता का समन्वय क्या होता है? यह कहता है कि यह हमारा जो संविधान है किसी लचीला मतलब न ही नम्य है और न ही अनम्य है। अनम्य मतलब कठोर है, न ही कठोर है। ठीक है। इसमें जब आसानी से भी बदलाव हो सकता है और कठिनाई से भी बदलाव हो सकता है। सिचुएशन जैसा होगा वैसा कार्य कर सकती है सरकारें। ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया इसमें नम्यता और अनम्यता में। भारत के संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है। कुछ संसद विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, कुछ ऐसे उपबंध हैं जो दोनों सदनों में उपस्थित, मतलब लोकसभा राज्यसभा में दोनों में उपस्थित मतदाताओं के 2/3 बहुमत से पास हो सकती हैं। ठीक है।
और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन आवश्यक संशोधन के लिए चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्रकार का हमें 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। पहले साधारण, दूसरा विशेष, विशेष फिर तीसरा क्या हो जाएगा, विशेष व आधे राज्य से अधिक, आधे राज्य से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, अनुमोदन। ठीक हो गया। तो आइए देख, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है एकात्मकता की ओर झुकाव। तीसरा क्या है, एकात्मकता की ओर झुकाव। ठीक है, एकात्मकता मतलब एक तरफ झुका हुआ है, जो संघ की तरफ है, मतलब संघ की तरफ से ही है, लेकिन राज्य की तरफ से भी नागरिकता प्राप्त करनी चाहिए। नागरिकता के एक प्रकार से भारत में है तो भारत की नागरिकता चाहिए। तो भारत ने, अब अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के लिए आप अमेरिका का अलग से देंगे। ठीक है, अगर आप उसके किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ की भी नागरिकता लेनी पड़ सकती है। आप वहाँ पे कहीं भी अपना घर द्वार मतलब रह सकते हैं, लेकिन वहाँ का आप नागरिकता लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ एकात्मकता की ओर, मतलब केंद्र का अगर निर्णय मतलब आपको नागरिकता मिल जाती है तो पूरे भारत के लिए लागू हो जाएगा कि आप किसी भी राज्य में आप कहीं भी रह सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद भारत का संघीय सरकार की स्थापना करता है और संघ के सभी लक्षण 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और द्विसदनी व्यवस्था आदि है। ठीक है, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता गैर संघीय भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय IAS और विशेष सबकी नियुक्ति के लिए आपातकाल का प्रावधान। फिर भी संविधान कहीं से भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें देखिए कि आप कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं, जबकि पहले ही आर्टिकल में भाग 1 में पार्ट 1 में आर्टिकल 1 में बताया गया है, भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ शब्द का यूज किया गया, न कि संघीय शब्द का। ठीक है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है, कहीं भी संघीय रूप है, जबकि संघीय शब्द का अलग से अधिकार नहीं दिया गया है, राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत का कोई भी राज्य स्टेट अगर चाहता है कि हम भारत को क्या करना चाहें, भारत से अलग होकर कोई अलग देश या अलग कंट्री या अलग अपना संविधान बनाए, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो भारत का राज्य है वो भारत के ही रहेंगे, अलग नहीं किए जा सकते। ये हमारा चौथा अब क्या है, चौथा हमारा है सरकार के संसदीय रूप। ठीक है, संसदीय प्रणाली क्या है, इसे संसदीय प्रणाली भी कहते हैं।
संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें वास्तविक और न्यायपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक और नाम मात्र का, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, इनकी उपस्थिति होती है। और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की उपस्थिति। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। मंत्रियों, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता है, ठीक है। निचले सदन का विघटन लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में, ठीक है। फिर आते हैं पांचवें पे। पांचवा हमारा क्या है? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब हम न्यायपालिका को भी एकीकृत बनाए रखते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते कि आप एससी हैं तो आप एसटी के लिए अलग से नियम कानून बनाएंगे, और आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए अलग कानून है, और जनरल तो जनरल के अलग कानून है। ऐसे नियम कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है। यह पूरे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, सभी के लिए समान कानून बनाती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। छठवां हमारा है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार में क्या है? ये मौलिक अधिकार 12 से 32 तक है, ठीक है। 12 से 32 तक है। इसमें राज्य के बारे में बताया गया है 12 आर्टिकल बारे में, ठीक है। तो और इसमें कुल टोटल 6 क्या है? मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, लेकिन अब जो 7 थे उसमें से एक घट गया है। अब रह गया कितना? 6। जो एक था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, जिसे आर्टिकल 300 क में रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 300 क में रखा गया है। आइए देखते हैं टोटल जो 6 हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार 14 से 18। समानता का अधिकार मतलब समान अधिकार है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसमें स्वतंत्र है, आज में कोई रोक टोक नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण करता है सामाजिक आर्थिक रूप से तो आप सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। धार्मिक के आधार पर स्वतंत्रता, धर्म की आप किसी प्रकार का आप धर्म ज्वाइन कीजिए, आप किसी भी धर्म को मानते रहिए, सभी प्रकार का सबको अधिकार है, एक समान अधिकार मिलेगा। आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो मुस्लिम धर्म को मानिए, हिंदू को मानते हैं हिंदू धर्म को मानिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि आप इस धर्म के मानने वाले हैं तो आप भारत में ना रहिए, ठीक है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आप किसी भी संस्कृति मतलब अपने संस्कृति और कल्चर के बारे में और एजुकेशन, शिक्षा के बारे में आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। किसी प्रकार का शिक्षा, एग्रीकल्चर, मुझे सॉरी, जो भी शिक्षा है आप दे सकते हैं, किसी प्रकार का पाबंद नहीं लगाया गया है। संवैधानिक उपचार, अगर आप किसी प्रकार का उल्लंघन करते हैं या किसी प्रकार का, तो आप सर्वोच्च न्यायालय आपके प्रति रिट जारी कर सकती है। क्या जारी कर सकती है? रिट जारी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत रिट, ठीक है, ये रिट जारी कर सकती है। रिट जारी कर सकती है। रिट जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 3 टाइप से रिट है। आइए देखते हैं, ये हमारा चौथा आ जाएगा, अरे 7वां होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। कौन सा है? राज्य के
नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है? ये हमें बताता है कि सामाजिक और आर्थिक गांधीवादी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा जो हमें क्या करता है, दोनों आर्थिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को लेकर कार्य करना सिखाता है। ठीक है, जबकि जैसे कि गांधी जी क्या चाहते थे कि पहले गांवों का विकास हो, जब से स्टार्ट हो मतलब पहले गांव का विकास हो, जबकि समाजवाद चाहता था सभी पूरे समाज का विकास हो। ठीक है, उदारवादी ग्रामीण और समाजवाद शहरी लेकर दोनों को मिलाकर चलने वाला था। ठीक है, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक इसी पर बताया गया है। यह आर्टिकल 51। सातवां क्या है? सातवां हमारा हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। सातवां, आठवां यह है, आठवां में। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य वो है जो हमारे कर्तव्यों को बताते हैं। हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे संविधान के प्रति क्या कार्य करना चाहिए, संविधान का उल्लंघन न करें, जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। ठीक है, शिक्षा एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोत्साहन दे, निःशुल्क शिक्षा 6 से 8 तक, 0 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यह हमारे 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। जो एजुकेशन है, क्या है? एजुकेशन जो है, जो शिक्षा के लिए जोड़ा गया था हमारे मौलिक कर्तव्य में, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 क में जोड़ा गया है। किसमें? भाग 4 क में जोड़ा गया है। आइए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या है हमारा? एक धर्मनिरपेक्ष है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है किसी भी धर्म को न मानने वाला। ठीक है, हमारा संविधान जो है किसी भी धर्म को न मानने वाला है। जैसे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये किसी धर्म को नहीं मानता है कि आप किसी भी धर्म के हो, आप भारत में रह सकते हैं और उसके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म विशेष की भारत में धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी जाती कि आप भारत मतलब हिंदू रहेंगे तभी भारत में रह सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी देश के रह सकते, मतलब किसी भी आप किसी भी धर्म को मानते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि तुम हिंदू हो तो हिंदू ही रहो। हिंदी आप अदर कंट्रियों में जाओगे तो मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम ही लोग अक्सर मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं है, आप किसी भी धर्म के हैं आप भारत में रह सकते हैं। ठीक है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान प्रस्ताव नाम में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। किसमें? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और देखते हैं, और प्रस्तावना में जो प्रस्तावना थी हमारी, जो प्रस्तावना थी हर भारतीय नागरिकों को पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती थी। प्रस्तावना जो है वो भी पूजा अर्चना विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, पीछे बताया हूँ। और वयस्क मताधिकार पर 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा वयस्क मताधिकार था 61वें संविधान संशोधन में
109 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में। इसे कब कितना कर दिया गया था? घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का वयस्क मताधिकार 21 से 18 कर दिया गया था? 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन। अब कभी कभी पूछ लेता है सन की किस सन में, ठीक है, तो 1988 में, ठीक। और क्या है, ये हमारा 9वां है, सॉरी ये 9वां हमारा था, ये हमारा 9वां था, ये हमारा 10वां हो जाएगा। स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय मतलब आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार की संगठन व्यवस्था बना सकते हैं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, ठीक है। और क्या है, 11वां है आपातकाल के प्रावधान। आपातकाल प्रावधान क्या है? आपातकाल प्रावधान यह है कि किसी भी आपातकाल स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या लगा देता है? आपातकाल प्रावधान वो है जिसमें 3 प्रकार का आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय जो है 352, ये 356 है राष्ट्रीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपातकाल वो का है जो हमारे राष्ट्र में, ठीक है, जो हमारे राज्य में अंदर किसी प्रकार का विद्रोह हो जाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति आपातकालीन लागू होता है वो जब भारत पर किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण होता है, ठीक है, जब कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उसमें आर्टिकल 356 लागू किया जाता है। जबकि वित्तीय आपातकाल 360, यह हमारा वित्तीय आपातकाल जब कोई मतलब किसी धन पर जब क्या होता है, ब्लैक मनी अधिक हो जाती है तो उस पर यह लागू किया जाता है। किसी भी देश में अधिक से पैसा का घोटाला होने लगता है, ठीक है, तो उसमें वित्तीय आपातकाल लागू हो जाती है। अब आगे देखते हैं, आपातकाल के बारे में बता दिया हूँ आप लोगों को। ये हमारा 12वां है विशेषता। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है, 3 स्तर की सरकार है। संविधान में एक भाग, एक अनुसूची, नए अनुसूची 11वीं और 12वीं जोड़ी गई जो 1992 में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय, जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर उसके बाद जिला स्तर, ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पे त्रिस्तर की बात की गई है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है, भाग 9 व 11 में जोड़ी गई है, ठीक है। भाग 9 जो है वो भूमि है, ठीक है, भाग 9 में भूमि, और भाग 10 में शेड्यूल अनुच्छेद है वो। भाग 9 में अनुच्छेद 11 के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 9 में यह शेड्यूल, मतलब शेड्यूल क्या लिखते हैं, अनुसूची लिख रहे हैं, अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची में यह 1992 में जोड़ी गई थी। 1992 में क्यों? क्योंकि इसमें गांधी जी क्या करते थे कि पहले वो चाहते थे पहले गांव का विकास होना जरूरी है,
ठीक है। तो उसी के तौर पर ग्रामीण के तौर पर गांव का विकास के लिए यह अनुसूची लाई गई थी। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू करवाई गई थी। ठीक है, यह 1992 में आया था। और सबसे पहले कौन राज्य त्रिस्तरीय सरकार कहाँ पर लागू की गई थी? कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में 9 भाग क में और 74वें संविधान संशोधन 1992 में एक नए भाग क और 12वीं सूची नगर पालिका, ठीक है, याद रखना, यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अनुसूची 12वीं में नगर पालिका को मान्यता दी गई, जो कि 1992 में ही दिया गया है। किसमें? 1992 में ही दिया गया है, समझ रहे हो ना। 74वें संविधान संशोधन नगर निगम जो है, ये तो जो 12वां था वो ग्राम के लिए दिया गया था। किसमें? ग्रामीण के लिए। 73वां जो था, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो 73वां संविधान था, 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 1992 में है ना, 1992 में ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र और जिला, ठीक है, 3 स्तरीय यही थी। इसे ब्लॉक भी कहते थे, ब्लॉक, ठीक है। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन था, 74वां 1993 में लागू हुआ, वो हमारा कौन सा था? ग्रामीण, नगरी और जिला स्तर, जिला स्तर, ठीक है, समझते हैं। ये हमारा शेड्यूल किसमें है? 11वां अनुसूची में, अनुसूची, और ये जो है 12वीं अनुसूची में, ठीक है, ये 12वीं अनुसूची में, ठीक। आइए अब आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारा था भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी इसके बारे में, और हम लोग भारत की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या क्या जुड़ी गई थी, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की भाषा क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।